चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों इस सेशन में हम देखेंगे क्या, संविधान संशोधन। दोस्तों जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी के इधर भी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, शायद ही ऐसी कोई शिफ्ट हो, शायद ही ऐसा कोई पेपर हो दोस्तों जिसमें संविधान संशोधन से प्रश्न ना आ रहे हो। तो आइए आज के इस सेशन में हम संविधान संशोधन के लगभग सभी महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न बन सकते हैं इन सबको कवर करेंगे और बढ़िया तरीके से आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाते हुए चलेंगे। बिल्कुल वीके का जीके अंदाज, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो बढ़िया मजा आने वाला है। सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। एकदम मजा आने वाला है भैया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई मनीष नेपाली बाबू, बहुत बहुत स्वागत है भाई। विशाल, विश्वास, रामदास, हरिओम, अंजलि, विष्णु, बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ध्यान दीजिएगा कि हम बात करने जा रहे हैं किसकी, संविधान संशोधन की। किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों, संविधान संशोधन की बात करने जा रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। अब ये जो साथियों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है या संविधान संशोधन होता है, ये तीन प्रकार से होता है। ध्यान से समझते चलिएगा कि जो संविधान संशोधन होता है ये दोस्तों तीन प्रकार से होता है। अब ये जो तीन प्रकार का संविधान संशोधन है, ठीक है, ध्यान दीजिए, संविधान संशोधन के प्रकार। ठीक है, तो आपसे ऐसा प्रश्न भी पेपर में पूछ सकता है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे संविधान संशोधन तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया, तीन प्रकार का होता है। पहला संशोधन क्या है, देखिए संशोधन के तरीकों के आधार पर संशोधन के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है ना, संशोधन कौन करता है, तो दोस्तों संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। यह संशोधन किसके द्वारा किया जाता है भैया, तो संशोधन संसद के द्वारा अर्थात पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। अब संसद में संशोधन विधेयक जो होता है उसको पास करने का जो तरीका है उसी के आधार पर संशोधन तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। आइए एक नजर डालते हैं। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कितने हमारे साथी यहां पर ऐसे हैं जिनका संविधान संशोधन लगभग तैयार है। एक बार कमेंट करके बताएंगे। और आज की इस क्लास में रिवीजन के लिए आए हुए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे भैया कितने ऐसे साथी हैं। भैया बताइए भाई, राज, नितिन, निशा, खुशी, शीतल, मधुरिका, बताएंगे भाई एकदम बिल्कुल यस या नो में कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, तो चलिए थोड़ी सी जानकारी भी चेक कर ली जाए। बताइएगा कमेंट करके अभी तक कुल कितने संशोधन हुए हैं, अभी तक भारत के संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। एक बार कमेंट चाहिए सभी के, अभी तक भारत के संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं भाई, देखिएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक होता है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, सामान्य बहुमत, जिसे आप और क्या कह सकते हैं भैया, जिसे आप कह सकते हैं साधारण बहुमत। क्या कह सकते हैं दोस्त, इसे आप कह सकते हैं साधारण बहुमत। ठीक है ना, साधारण बहुमत। ठीक है, मतलब जब संसद में, ठीक है, जब संसद में संविधान संशोधन विधेयक आया, जब संसद में संविधान संशोधन विधेयक आया तो जितने भी लोग उस समय संसद में हैं, लोकसभा में है या राज्यसभा में है, जहां पर भी विधेयक पेश हुआ है उसके आधे से अधिक लोग समर्थन कर दें तो इसको कहते हैं साधारण बहुमत। दूसरा क्या है, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, ठीक है, पास किया जाना, है ना, विशेष बहुमत। तो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विशेष बहुमत द्वारा। दूसरा क्या होता है भैया, विशेष बहुमत, मतलब स्पेशल मेजोरिटी द्वारा। ठीक है ना, हाँ जी, स्पेशल मेजोरिटी द्वारा। और तीसरा क्या है साथियों, तीसरे में यह होता है कि विशेष बहुमत अर्थात स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा यह कहा गया है कि कम से कम कितने राज्यों का, 15 राज्य। हालांकि यहां पर क्या लिखा है, आधे से अधिक। ठीक है, आधे से अधिक राज्यों की विधायिका, है ना, आधे से अधिक राज्यों की विधायिका का भी क्या चाहिए होगा, समर्थन चाहिए होगा। तो इन तीनों में सबसे पहले अंतर को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो साधारण बहुमत संशोधन तीन प्रकार के, एक साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से। ठीक है भैया, देखिए साधारण बहुमत क्या होता है, तो साधारण बहुमत जो है इसमें हमने कहा कि देखिए एक चीज यहां पर और आप समझ लीजिए, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि जब भी संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा,
संशोधन विधेयक तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संशोधन विधेयक तैयार करना पड़ेगा, जिसे क्या कहा जाएगा? जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा दोस्तों अमेंडमेंट बिल। क्या कहा जाएगा? अमेंडमेंट बिल कहा जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि संविधान में जब संशोधन करना है, मतलब संविधान में बदलाव करना है, तो संविधान में जो बदलाव करना चाहते हैं सबसे पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, जिसे क्या कहा जाएगा? जिसे संशोधन विधेयक या अमेंडमेंट बिल कहा जाएगा। फिर क्या होगा पता है? फिर इस बिल पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति किसके लिए लेनी पड़ेगी? तो भैया इसे लेनी पड़ेगी यह अनुमति संसद में पेश करने के लिए। ठीक है, और अनुमति के बाद इसे क्या किया जाएगा? संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे यहां से प्रश्न क्या पूछ सकता है भैया कि किसकी अनुमति से संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया जा सकता है? किसकी अनुमति से संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया जाता है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति की अनुमति से। अगली बात यह है कि संसद में कहां पेश होगा? तो आपसे पूछा कि संसद में है ना कहां पेश किया जाता है पहले? तो भैया ऐसा है कि पहले कहीं भी पेश कर लीजिए, पहले लोकसभा में भी पेश हो सकता है और पहले ये राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। ऐसी कोई अनिवार्यता, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि पहले लोकसभा में पेश करना पड़ेगा फिर राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, दोनों में से किसी भी सदन में पेश हो सकता है। अगली बात यह है कि इसके बाद क्या करना है भाई? इसके बाद यह है कि दोनों सदनों से क्या होगा? अलग अलग। ठीक है ना, अलग अलग। इसका क्या मतलब है? अलग अलग मतलब लोकसभा द्वारा अलग से और राज्यसभा द्वारा अलग 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 से। ठीक है ना, अलग अलग पास किया जाएगा, है ना, अलग अलग पास किया जाना। ठीक है, तो दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पास किया जाएगा। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? इसका दूसरा मतलब है कि संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। ठीक है ना, संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। तो संविधान संशोधन विधेयक पर, ठीक है, याद रहे कई बार क्वेश्चन आता है कि संयुक्त अधिवेशन किस पर नहीं हो सकता? तो याद रहे संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं हो सकता, संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। इस बात को भी ध्यान देना है। ठीक है ना, हाँ जी, कभी भी पूछे। ठीक है, तो अगर संविधान में संशोधन से जुड़ा कोई विधेयक है तो उस पर लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, दोनों को अलग अलग ही पास करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए, जब दोनों जगहों से अलग अलग पास हो जाएगा तो इसे फिर से किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। क्या करने के लिए? राष्ट्रपति की साइन करने के लिए। क्या करने के लिए भैया? राष्ट्रपति की साइन करने के लिए भेजा जाएगा। और यहां ध्यान दीजिएगा कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, साइन करने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होगा। क्यों भैया? मतलब समझ रहे हैं? मतलब यह है कि जब लोकसभा राज्यसभा पास कर देगी और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा कि भैया साइन कर दीजिए, तो राष्ट्रपति यहां पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को इसे साइन करना ही पड़ेगा, अनुमति देनी ही पड़ेगी। और जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देगा, ये क्या बन जाएगा? ये अधिनियम बन जाएगा। ये अभी तक क्या था भैया? अभी तक साथियों ये विधेयक था। अभी तक क्या था? ये अभी तक केवल ये विधेयक था, अब ये अधिनियम बनेगा। तो ध्यान रहे कि संविधान संशोधन विधेयक क्या है? एक ड्राफ्ट है, एक खाका है कि क्या संशोधन करना है ना। फिर इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से संसद के लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। फिर दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पास किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति यहां पर साइन करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखिएगा कि ये बात, एक और क्वेश्चन यहां से बनेगा क्या कि कोई भी विधेयक हो, संविधान संशोधन ही नहीं, कोई भी विधेयक हो साथियों, इसी प्रक्रिया से, लगभग इसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। और एक प्रक्रिया तो हर विधेयक में फॉलो होती है, वो ये विधेयक किसकी अंतिम अनुमति से अधिनियम बनता है? क्या प्रश्न बनता है कि कोई भी विधेयक किसकी अंतिम अनुमति से अधिनियम बनता है? तो राष्ट्रपति की अंतिम अनुमति के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम बनेगा, मतलब एक्ट बनेगा। और ये जो एक्ट है यही कानून है। ठीक है ना, हाँ जी। तो ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है जो हमने आपको बताई।
अब आप ये समझिए कि जब लोकसभा या राज्यसभा में पेश होता है, ठीक है, यहीं पर पता चलता है कि विधेयक मतलब संविधान संशोधन कैसा है। ठीक है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसे साधारण बहुमत द्वारा पास किया जाता है, कुछ ऐसे संशोधन है जिसे इस तरीके से पास करना होता है, और कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिन्हें इन तरीकों से पास करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं साधारण बहुमत का मतलब क्या है। तो देखो भैया, साधारण बहुमत का मतलब होता है कि आधे से अधिक, मतलब लोकसभा में पेश हुआ हो या राज्यसभा में, लोकसभा में पास किया जा रहा हो या राज्यसभा में पास किया जा रहा हो, जितने भी सदस्य हैं उनके आधे से एक अधिक, ठीक है, आधे से एक अधिक सदस्यों का समर्थन, ठीक है ना, आधे से अधिक सदस्यों का जो समर्थन है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत या ठीक है कह सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, अच्छा, जैसे लोकसभा में आया तो लोकसभा में मान लीजिए है ना, लोकसभा में टोटल कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं, तो इनका आधे से एक अधिक सदस्यों ने समर्थन कर दिया, पास हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से राज्यसभा में। ठीक है, तो ये हो गया साधारण बहुमत। अब यहां पर वो चीजें लिखी हैं जो जिसको संशोधित करना हो तो साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हैं। जैसे अगर नए राज्य का प्रवेश कराना हो अनुच्छेद 2, नए राज्य का निर्माण करना हो अनुच्छेद 3, ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करना हो अनुच्छेद 11, राज्यों में विधान परिषद को बनाना हो, ठीक है, या फिर संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद का सृजन करना हो, मतलब ये वो मामले हैं जिसमें संशोधन करना हो। संविधान में इन मामलों का उल्लेख है ना, तो इनमें से अगर किसी में संशोधन करना हो तो वो इसी साधारण बहुमत द्वारा होगा। ध्यान रहे, इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। यह भी याद करना पड़ेगा आपको कि ये जो संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं, इनमें से इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है, बल्कि ये दोनों प्रक्रियाएं ही हैं जो अनुच्छेद 368 में लिखी हैं। बात समझ रहे हैं? आप पढ़ते हैं ना कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन होता है, ठीक है ना। हाँ जी भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन होता है, तो 368। लेकिन कौन सा वाला, विशेष बहुमत से जो पारित होता है और जो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से पास होता है, उन प्रक्रियाओं का उल्लेख 368 में है। साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया का उल्लेख 368 में नहीं है। तो साधारण बहुमत से संशोधन किसमें किसमें किया जा सकता है, तो संविधान के ये वो प्रावधान है जिसमें संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, मतलब यह है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन नहीं माने जाते। ठीक है ना, इन्हें क्या माना जाता है, इन्हें सामान्य विधि माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है, सामान्य विधि माना जाता है। अनुच्छेद 368 के शब्दों में इन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाता। तो आपसे यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में, है ना, निम्नलिखित में से किस प्रावधान में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो इन मामलों में साधारण बहुमत से, कई बार क्वेश्चन पूछता भी तो है कि नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्य का निर्माण या नए राज्य का गठन किस तरह से होता है, तो साधारण बहुमत द्वारा होता है। कैसे होता है, साधारण बहुमत द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत का मतलब है कि सीधी सी बात है कि सदन का मतलब लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकती है। सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, मतलब सदन में जितनी सदस्य संख्या है उसका बहुमत, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। तो मतलब जितने उपस्थित हैं, जितने मतदान कर रहे हैं, उनका 2/3। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 300 लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, तो इसका 2/3 चाहिए होगा। इसका कितना चाहिए होगा, 2/3, मतलब 200 चाहिए होगा। समझ गए? तो यह है विशेष बहुमत। और तीसरी प्रक्रिया क्या है, तीसरी प्रक्रिया यह है कि विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, है ना, विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, साथ में राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। अब आप सोचेंगे सर राज्यों के अनुसमर्थन का क्या मतलब है, आपसे ये पूछ सकता है कि विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन में राज्यों के अनुसमर्थन का क्या तात्पर्य है, किसके समर्थन से यहां पर जिक्र किया गया है, तो राज्यों की विधायिका। यहां राज्यों के अनुसमर्थन का मतलब राज्यों की जो विधायिका होती है, राज्यों में जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, जब जीएसटी आया था ना,
जब जीएसटी आया था 101वां संविधान संशोधन, जब जीएसटी आया था तो जीएसटी को पहले संसद ने पास किया था, पहले संसद में पास हुआ था और उसके बाद देश के आधे से अधिक राज्यों ने जब अपने अपनी विधानमंडल में इसे पास कर दिया, तब जाकर ये पास माना गया और इसे लागू किया गया। समझ रहे हैं ना? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और पहला राज्य असम था, अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था जिसने जीएसटी वाले कानून को पारित किया था, है ना, तब जाकर जीएसटी लागू हो पाया था। तो ऐसे कौन से प्रावधान है जिनमें संशोधन करने के लिए, है ना, ऐसे कौन से प्रावधान है जिनमें संशोधन करने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन? तो आइए देख लेते हैं। ये साथियों अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241 भाग 5, 6 और 11। तो ये संविधान के वो प्रमुख प्रावधान हैं जिनमें अगर बदलाव करना हो, संशोधन करना हो, तो यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। कौन सी वाली? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। क्लियर बात है? मजा आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा भाई, अब यह भी ध्यान दीजिए कि आपसे एक बात और बता दे कि यहां पर राज्यों का अनुसमर्थन है, यहां पर क्या, इसका क्या मतलब है? राज्यों के विधानमंडल से तात्पर्य है, ठीक है ना, मतलब राज्यों की विधायिका द्वारा। और यहां राज्यों की विधायिका कैसे पारित करेंगी? राज्यों की विधायिका द्वारा कैसे पास किया जाएगा? तो राज्यों की विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। राज्यों की विधायिका द्वारा कैसे पास किया जाएगा? साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। ठीक बात है? तो राज्यों की विधायिकाओं को विशेष बहुमत से पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, विशेष बहुमत से पास करने की जरूरत नहीं, साधारण बहुमत से पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से पास किए जाने वाले विधेयकों में राज्यों की विधायिका द्वारा किस प्रकार से किसी विधेयक को पास करना अनिवार्य होता है? तो आप बताएंगे साधारण बहुमत, ठीक है ना। चलिए, तो ये वो प्रावधान है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीकों के मामले में, निर्वाचक मंडल के मामले में, संघ की कार्यपालिका शक्तियों के विस्तार के मामले में, जीएसटी जैसे कानून को लागू करने के मामले में, या ऐसे मामले में जिससे संघीय स्वरूप जो होता है वो प्रभावित होता हो, ठीक है ना। तो ऐसे मामले में इसी प्रकार से संशोधन होता है, ठीक है। इस क्लास का जो आपको पीडीएफ है साथियों, वो यहां पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाना है, आपको सर्च करना है विशाल सर एमडी क्लासेस, यहां पर आपको तकरीबन 57,000 बच्चे मिल जाएंगे, यहीं पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ। आइए विस्तार पूर्वक बात करते हैं। अब देखिए, संविधान संशोधन की बात करें साथियों, एक एक चीज को समझते चलिएगा, दिमाग एकदम लगाइएगा, ठीक है ना। हाँ जी, एकदम लगाइएगा भैया। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। यहां देख सकते हैं संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में दिया है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जाता है। ये ऑलरेडी लिखा हुआ कंटेंट लेकर आया हूं ताकि कम समय में आपका पूरा कंप्लीट करा सकूं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर हमें पूरा संशोधन कंप्लीट करना है, ठीक है ना। चलिए, तो 368 के तहत संसद द्वारा किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। अभी तक कुल मिलाकर 106 संशोधन हुए हैं। पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जो भूमि सुधार से संबंधित था, ठीक है। 106वां संशोधन 2023 में हुआ था, जो महिला आरक्षण से संबंधित था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, ठीक है। ऐसे विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, ठीक है ना। तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। कहां से लिया गया है इस प्रक्रिया को? दक्षिण अफ्रीका। कितने संशोधन हुए हैं? 106, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। अब जरा देखिएगा भाई, इसके बाद अब आप यहां पर देख पा रहे हैं क्या? यहां पर आप देख पा रहे हैं अनुसूचियों में किस प्रकार से संशोधन हुए। तो चलिए अनुसूचियों की बात कर लेते हैं। भैया अनुसूचियों की बात करें तो हम सब जानते हैं, देखिए हम सब जानते हैं कि अनुसूचियां मूल रूप से कितनी थी दोस्तों? तो मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या थी 8। मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी, ठीक है। अभी कितनी है? 12। तो भैया 4 अनुसूचियां ऐसी हैं जो संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, है ना। हाँ जी, मैं आपको ऐसे इस कंसेप्ट से बताऊंगा संशोधन कि आपको याद हो जाए, ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 तब तो नहीं याद होगा, इस तरीके से याद होगा। जैसे अनुसूचियां 12 जोड़ी गई, वो एक जगह 4 बाद में जोड़ी, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। तो ये चारों अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। तो 9वीं कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लैंड रिफॉर्म,
ठीक है ना, क्या बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा, ठीक है, इसको बोलते हैं भैया लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, लैंड रिफॉर्म। ठीक, आगे 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो 1985 में जोड़ी गई 52वें संशोधन द्वारा। ठीक है ना, 52वें संशोधन द्वारा, एडल्ट फ्रेंचाइज इसको बोलते हैं। 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई 73वें संशोधन द्वारा। इसमें 29 विषय आते हैं और ये पंचायतों से संबंधित है। इसी प्रकार से 12वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई 74वें संशोधन द्वारा, जो नगर पालिका से संबंधित है। इसमें 18 विषय हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा क्या, कि यहां 18 विषय हैं और यहां कितने विषय हैं, यहां 29 विषय हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये सीक्वेंस से आपको याद रहेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, जैसे 7वां संशोधन है दोस्तों, 7वां संशोधन अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, 7वां संशोधन। ठीक है, तो यहां देखिएगा, ये वाले संशोधन सारे अनुसूचियों से संबंधित हो गए। अब ये देखिए 7वां संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, 7वां संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, ये किससे संबंधित था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक है ना, तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किस संशोधन अधिनियम से संबंधित है, तो आप बताएंगे 7वें से। क्या बताएंगे आप, 7वें से बताएंगे। ठीक है, दूसरी बात भाई, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कितने राज्य बनाए गए थे याद करिए, तो कुल मिलाकर राज्य बनाए गए 14 और केंद्र शासित प्रदेश कितने बनाए गए भैया, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 6। तो ध्यान रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 7वें संशोधन से संबंधित है। दूसरी बात, एक बात यह भी ध्यान दीजिएगा कि राज्यों की जो 4 श्रेणियां थी, राज्यों की, है ना, राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर, राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जी हां, इस संशोधन के पहले, आप बहुत कम लोगों को पता होता है कि इस संशोधन के पहले भारत में 4 प्रकार के राज्य होते थे। भाई अभी तो भारत में 2 ही प्रकार के राज्य होते हैं ना, एक जिन्हें राज्य कहते हैं, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन इस संशोधन के पहले 4 प्रकार के राज्य होते थे। तो वही कह रहा हूं कि राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर वो 4 प्रकार के राज्य कौन से थे, तो भैया कुछ ऐसा विशेष नहीं था, बस ये था कि राज्यों की 4 श्रेणियां थी, जिसमें से एक था ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी, तीसरा ग्रुप सी, चौथा ग्रुप डी, बस ग्रुप बना दिए गए थे। तो राज्यों की वो 4 श्रेणियां समाप्त कर दी गई। ठीक है, राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और नई प्रक्रिया क्या आ गई, तो नया प्रावधान जो हुआ वो ये हुआ, नया प्रावधान में ये किया गया कि भैया राज्य 2 ही प्रकार के होंगे, एक जिन्हें कहा जाएगा राज्य और दूसरा जिन्हें कहा जाएगा यूनियन टेरिटरीज, बस खत्म। ठीक है ना, हाँ जी, एक प्रावधान और इसमें किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही, है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकती है और एक ही राज्यपाल भी हो सकता है। ये भी याद रखेंगे, आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही हाईकोर्ट भी हो सकती है और एक ही राज्यपाल भी हो सकता है। तो इस प्रावधान को भी यहां पर लाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट या एक ही राज्यपाल का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। ठीक है ना, चलिए आगे देखा जाए। अब इसके बाद जरा इसको ध्यान दीजिएगा, राज्यों का गठन। ठीक है, क्या भैया, राज्यों का गठन, ये अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है भैया, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब यहां होता क्या है, ठीक है, यहां पर एक एक चीज को ध्यान से समझना है। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से समझना है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा बहुत आराम से चीजें समझ में आएंगी। एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा और वो है क्या, वो है साथियों 53वां संविधान संशोधन। कौन सा, 53वां संविधान संशोधन, ये इसमें मैं ऐड कर रहा हूं। और 53वां संविधान संशोधन जो है, जो हुआ था, ये 1986 का ही है। और किससे संबंधित है, तो ये मिजोरम से संबंधित है। किससे, मिजोरम से। फिलहाल देखिए, अब जरा देखिएगा एक ही जगह पर। अब बताइए इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि राज्यों के गठन से संबंधित जितने भी संशोधन है एक ही जगह आपको बता रहा हूं। ठीक है, टेंशन ही खत्म। देखिए राज्यों का गठन देखिएगा, तो एक यहां पर देखिए, जैसे ये है 10वां संविधान संशोधन। क्या भैया, 10वां। तो ये जो 10वां संविधान संशोधन है, 10वां संविधान संशोधन जो है 1961 में हुआ। राज्यों के गठन के संशोधन बता रहा हूं। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन जो 1961 में हुआ था, इस संशोधन ने दादर नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था।
है ना। 10वें संविधान संशोधन द्वारा 1961 में दादर नगर हवेली, भाई ये दादर नगर हवेली कभी पुर्तगालियों के पास हुआ करता था, ठीक है, और इसे क्या मिला, इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया। अगली बात, 12वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था, 12वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ, इसके तहत गोवा दमन दीव को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। ध्यान दीजिएगा कि गोवा दमन दीव यहां पर यूनियन टेरिटरी घोषित हुआ। यही गोवा 56वें संविधान संशोधन द्वारा 1987 में क्या हुआ, ये गोवा आप देखेंगे यहां पर पूर्ण राज्य बन गया और दमन दीव क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं यहां पर, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इस चीज को ध्यान देना है कि जो गोवा दमन दीव 12वें संशोधन द्वारा 1962 में एक ही में मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, इसी से गोवा को अलग कर दिया गया और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। अगली बात, 13वां संविधान संशोधन दोस्तों, क्या 13वां संविधान संशोधन, ये जो 13वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना, चलिए 13वां संविधान संशोधन है, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके तहत क्या हुआ, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये जितने लोग क्वेश्चन चिल्ला रहे हैं ना, ये वही है जिनका सिलेक्शन लटक जाता है। जानते हो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां अगर कराएंगे तो 2 घंटा लगेगा संविधान संशोधन पूरा होने में, फिर 1 घंटा में हम आधे संशोधन करा के जाएंगे और उसके बाद फिर आप ताली बजा के एग्जाम हॉल से घर लौट आएंगे खाली हाथ। ठीक है, समझा करो, ठीक है, ईमानदारी में दिखा रहा हूं तो आपको क्वेश्चन की पड़ी है। हाँ, बाकी टीचरों की तरह हम भी हैं, बउआ बना देते, लो क्वेश्चन खेलो, तब अच्छा लगता आपको, है ना। खैर चलिए, तो 13वां संविधान संशोधन भैया आपको याद करना है, ध्यान देना है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ठीक है, इसको मिस करेंगे तो चीजें दिक्कत करेंगी। हमने पट्टी हटा दी है नीचे वाली ताकि आपको स्पष्ट दिखे, ठीक है भैया। आगे 14वां संविधान संशोधन जो है 1963 में हुआ, इसके तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। किसको भैया, पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। आपसे क्वेश्चन यहां से क्या पूछेगा, यही कि पुदुचेरी को किस संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। ऐसे ही ध्यान दीजिए, ये देखिएगा 35वें संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा पहले दिया गया और फिर 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो अगर सह राज्य पूछेगा तो 35वां संशोधन और पूर्ण राज्य पूछेगा तो 36वां संशोधन। याद करने का एक जुगाड़ हम यहां पर आपको बता दें कि जैसे होता क्या है कि जब हम सिक्किम लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं सिक्किम, और सिक्किम में आप देखें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6। सिक्किम जब आप लिखेंगे तो उसमें 6 अक्षर हैं और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36। क्या 36 पूर्ण संख्या है, क्या 36 पूर्ण संख्या है? जी हां, तो 36 पूर्ण संख्या है और 36वें संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला। 36 क्या है, पूर्ण संख्या है, 6 के स्क्वायर करके आया है, तो 6 छक्का 36, ठीक है ना। तो इस तरह से सिक्किम का आपको याद रहेगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संशोधन द्वारा मिला और उसके जस्ट पहले सह राज्य का दर्जा मिला था। ठीक बात है, हाँ जी। आगे इसी प्रकार से आप यह देखिएगा कि भाई 55वां संशोधन, देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा तीन के तीनों ही 1987 में पूर्ण राज्य बने थे, लेकिन क्या आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश का 55वां संशोधन 1986 में आया था और मिजोरम का 53वां संशोधन भी 1986 में आया था, जबकि गोवा का 56वां संशोधन 1987 में आया था। ये डिफरेंट है, ठीक है, ये दोनों भी जाकर 1987 में ही लागू हुए। जैसे कभी आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश और गोवा कब बना, तो 1987 में बना, लेकिन इसके लिए जो संशोधन अधिनियम आया था वो 86 में आया था। ये गलती हो जाती है पेपर में। अगर आपसे कहता है कि अरुणाचल प्रदेश किस संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्ण राज्य बना, तो आप बताएंगे 55वां संशोधन 1986, लेकिन अगर आपसे कहे कि अरुणाचल प्रदेश किस वर्ष पूर्ण राज्य बना, तब आप 87 बताएंगे, 87। ठीक है, क्या बताएंगे, 87 बताएंगे, ठीक है ना। वही चीज मिजोरम में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अधिनियम तो 86 में आया लेकिन लागू 87 में हुआ। ये वो राज्य हैं जिनको बनाने के लिए संशोधन करने पड़े और आपको याद करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए।
ठीक है, बाकी नहीं याद करना है, ठीक है, बाकी राज्यों के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं याद करना है। और ये वीके का जीके है दोस्त, दिमाग में भी छपेगा, पेपर में भी फंसेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो गया हूं, ठीक है। चलिए आइए, अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं इस चीज की, और बहुत शानदार चीज है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम भाषाओं की बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए भाई। भाषा की बात करें, भाषा पहली बात तो किस अनुसूची में है, इसको याद करने का एक ट्रिक बताया था जो जीवन में नहीं भूलेगा। हमने कहा था देखो भाषा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, भाषा को हम इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज, कहते हैं ना, भाषा को क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। अब लैंग्वेज में कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लैंग्वेज में 8 अक्षर हैं। अच्छा 8 अक्षर हैं और 8वीं अनुसूची है, 8 अक्षर हैं और 8वीं अनुसूची है, ठीक बात है। अच्छा मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, और आज की डेट में कितनी है, 22 है। आज की डेट में कितनी है, 22 है। तो बाद में जोड़ी गई भाषाओं की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। तो इत्तेफाक है कि लैंग्वेज में अक्षर भी 8 है, अनुसूची भी 8 है जिसमें भाषा लिखा हुआ है, भाषा दिया हुआ है, और बाद में जोड़ी गई भाषाओं की संख्या भी 8 है। और ये देखिए सिंपल सी ट्रिक, क्या, सेंधा नमक बदमाश ले गए, क्या भैया ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक बहुत आसान सी है, और ये ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि सेंधा नमक बदमाश ले गए। बताइए इतनी आसानी से आपको ये याद हो जाएगा कि सेंधा नमक क्या हो गए, बदमाश ले गए, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल आसानी से याद हो रहा है। देखिएगा अब ये जो सेंधा नमक है भाई, सेंधा नमक आपने खाया होगा, मजा आता है खाकर, देखो तो सेंधा से क्या हो गया, सिंधी। 14 भाषाएं थी मूल रूप से, बाद में जोड़ी गई भाषाएं कौन सी हैं, तो सेंधा से सिंधी, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ब से बोडो, ड से डोंगरी, म से मैथिली, स से संथाली। और इस ट्रिक की सबसे अच्छी खासियत यह है कि 14 भाषाएं थी तो ये 15वीं भाषा थी, ये 15वीं थी, ये 16वीं, ये 17वीं, ये 18वीं, ये 19वीं, ये 20वीं, 21वीं, ये 22वीं। कभी ऐसे आपसे प्रश्न पूछ ले कि 17वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी या 20वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, आप बताओ। नॉर्मली याद करोगे तो आपको याद होगा क्या, नहीं याद होगा। लेकिन इस ट्रिक से आपको याद हो रहा है कि 20वीं कौन सी थी, 21वीं कौन सी थी, 17वीं कौन सी थी, 18वीं कौन सी थी, आराम से याद कर लेंगे आप, ठीक है ना। हाँ जी अच्छा अब संशोधन भी देख लीजिए, तो यहां संशोधन बताया गया है कि भैया 21वें संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी जोड़ी गई, 71वें संशोधन द्वारा 1992 में, ठीक है, किसको जोड़ा गया भैया, तो इसको जोड़ा गया आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, और 92वें संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया किसको, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को, बदमाश को। सिंपल है, ठीक है ना। चलिए भैया तो इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। बताओ मजा आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताएंगे मजा आया कि नहीं। भाई आपकी लाइक्स की संख्या बताएगी कि मजा आया कि नहीं। सभी लोग एक बार सेशन को दौड़ा दौड़ा कर लाइक करेंगे। भैया लाइक वाला बटन दबाने में कंजूसी, बताओ कोई फायदा है, लाइक वाला बटन दबाने में है ना, कंजूसी करने में कोई फायदा नहीं, इसलिए सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो भैया अब इसमें है क्या, अब इसके बाद हम चलेंगे 42वें और 44वें संशोधन पर। देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था भाई, 1976 में हुआ था, ये सबको याद है, सबको याद है। अब जिसको नहीं याद रहता उसके लिए सुनिए, जिसको नहीं याद रहता वो ये कर ले कि भैया ये जो लास्ट में 7 और 6 लिखा है, 7 और 6 को निकाल लीजिए, 7 छक कितना होता है, 42 होता है कि नहीं होता है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो 1976 में जो लास्ट में 7 और 6 है तो 7 छक 42 होता है कि नहीं होता है, ऐसे भी याद हो जाएगा। दूसरी बात, अब इसमें इधर आप 2 प्लस कर लीजिए, तो 2 प्लस कर लेंगे तो कहां पहुंचेंगे, 44वें पर पहुंचेंगे ना। और इधर भी आप 2 प्लस कर लीजिए तो कहां पहुंचेंगे, 1978 पे पहुंचेंगे। इसका मतलब यह है कि 42वां संशोधन 1976 में हुआ और 44वां संशोधन 1978 में हुआ। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अब सुनिए इसी प्रकार से ये देखिए 42 का जो है आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 42 का आधा कर लीजिए 21 हो जाएगा, 42 का आधा कर लीजिए 21 हो जाएगा। और ये देखिए सीधा 19 का 19 लिख लीजिए, 7 को इधर कर दीजिए, 6 को इधर कर दीजिए, ये 67 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। और इस प्रकार से 21वां संशोधन कब हुआ, इस प्रकार से 21वां संशोधन भैया हो गया कब, 1967 में, 1967 में। याद रहेगा, है ना, याद रहेगा ना। अरे कम से कम कुछ जुगाड़ लगेगा तो याद रहेगा,
है ना, जुगाड़ लगेगा तो याद रहेगा। चलिए फिलहाल हम डिटेल पर आते हैं थोड़ा, ठीक है, डिटेल पर आते हैं भैया। ये देखिएगा, एक तरफ 42वां संशोधन और एक तरफ 44वां संशोधन, ठीक है, एक तरफ 42वां और एक तरफ 44वां संशोधन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। देखते चलिए, देखेंगे भाई इसमें मामला है क्या कि यहां आपको स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई इधर हम 42वें संशोधन की बात करेंगे और इधर हम 44वें संशोधन की बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब क्या कह रहा है भाई, ये संशोधन जब हुआ था तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और ये संशोधन जब हुआ था तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। दोनों लोग एक दूसरे के घोर विरोधी, दोनों लोग एक दूसरे के घोर विरोधी। और एक बात, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा जो संशोधन हुआ है वो किसके समय में हुआ है? इंदिरा गांधी के समय में हुआ है। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा संशोधन इंदिरा गांधी के समय में हुआ है, यह भी याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक संशोधन किसके शासनकाल में हुआ या किसके प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ, तो इंदिरा गांधी के समय में। देखिए अब एक बात और है कि भैया इस संशोधन में प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ी और राष्ट्रपति की शक्तियां घटी। और इस संशोधन की तुलना में प्रधानमंत्री की शक्तियां कम हुई और राष्ट्रपति की थोड़ी बढ़ी, ठीक है। कैसे? देखिए हुआ क्या कि 42वां संशोधन जो है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि एक साथ हुआ अब तक का सबसे बड़ा संशोधन है। एक साथ, दोनों याद रखना, एक साथ किया गया अब तक का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है? 42वां संशोधन है। किसके समय में? इंदिरा गांधी। तो इस संशोधन में क्या किया गया? इस संशोधन में यह कहा गया, अनुच्छेद 74 में संशोधन करके क्या लिखा गया? मंत्री परिषद के निर्णय व सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। मतलब यह है कि इस संशोधन में यह कहा गया कि भैया राष्ट्रपति को वही करना पड़ेगा जो मंत्री परिषद कहे। इस संशोधन में यह कहा गया कि राष्ट्रपति को वही करना पड़ेगा जो मंत्री परिषद कहे। मतलब सीधी सी बात है कि मंत्री परिषद ही सब कुछ है। भाई मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। मतलब यहां पर प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ गई, ठीक है। फिर जब इंदिरा गांधी की सरकार गई और मोरारजी देसाई आए तो इन्होंने अनुच्छेद 74 में क्या लिखवा दिया? देखिए यहां पर क्या लिखा गया था कि राष्ट्रपति को वही करना पड़ेगा जो मंत्री परिषद कहे, ठीक है। मतलब मंत्री परिषद के निर्णय व सलाह मानना पड़ेगा। यहां पर क्या कहा गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। समझ रहे हैं ना? यहां पर कहा गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन एक बार का मतलब है एक बार। एक बार के बाद तो यहां पर भी बाध्य होगा। मतलब यहां पर एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन उसके बाद जब विचार करके वापस आएगा वो निर्णय, वो सलाह, तब राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। मतलब यहां पर कहा गया कि राष्ट्रपति महोदय वही करना है जो मंत्री परिषद का है, और यहां कहा गया कि चलो एक बार माफ कर देते, एक बार का मजा ले लेना, ठीक है ना। हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पर हुई, जरा ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल, भारत के इतिहास में एकमात्र बार ऐसा हुआ जब लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। आप जानते हैं कि 5 साल होता है, शुरू से 5 साल होता रहा है भाई, जब से संविधान लागू हुआ है। लेकिन इस संशोधन ने क्या किया कि लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया, क्योंकि उस समय 5 साल इंदिरा गांधी का पूरा ही होने वाला था और आपातकाल लगा दिया इंदिरा गांधी ने और कार्यकाल बढ़ा दिया कि पहले मैनेज कर लूं फिर है ना इलेक्शन कराएंगे, ठीक है। यहां पर क्या किया गया? फिर से 5 साल कर दिया गया, है ना। जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 साल बढ़ाकर किया गया था उसको वापस 5 साल कर दिया गया, ठीक है ना। चलिए तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा भैया, और आई होप कि इस बात को आप समझ पाए। बढ़िया। अभी ये चीज आगे कंटिन्यू होगी। देखिए 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। भाई बहुत बड़ी बात है, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं था। मौलिक अधिकार था लेकिन मूल कर्तव्य नहीं था। तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A में अनुच्छेद 51A में, ठीक है। तब 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य तो 86वें संशोधन द्वारा 2002 में आया है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देना है यहां पर, इसको यहां पर आपको ध्यान देना है भैया, ठीक है। हाँ जी, तो मौलिक कर्तव्य को यहां पर क्या किया गया? शामिल किया गया। और यहां क्या किया गया भाई? मौलिक अधिकार से एक चीज को हटा दिया गया, क्या? संपत्ति का अधिकार। समझ रहे हैं? तो कंपेयर करके चल रहा है कि यहां पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और यहां से मूल अधिकार में से एक अधिकार, संपत्ति का अधिकार
से मूल अधिकार में से एक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार पहले कहां हुआ करता था, यह पूछा गया प्रश्न है, अभी हाल ही में आया था, अनुच्छेद 31 में है, यह अनुच्छेद 31 में था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19F को मिलाकर, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19F को मिलाकर यह हुआ करता था। तो क्या किया गया, यहां से हटा दिया गया, और यहां से हटाकर कहां ले गए, तो भैया यहां से हटाकर ले गए अनुच्छेद 300A में। और आज की डेट में ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा, आज की डेट में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो याद रहे लीगल राइट है। क्या है भैया, लीगल राइट है, मतलब कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है भैया, कानूनी अधिकार है, ठीक बात है, कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ठीक है ना, कानूनी अधिकार है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, कानूनी अधिकार है। फिलहाल अब देखिए, भारत के इतिहास में एकमात्र बार ऐसा हुआ जब प्रस्तावना में संशोधन हुआ, ठीक है, हाँ, एकमात्र बार। और केबीसी को भी याद रखिएगा, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस भारत के इतिहास का एक ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती केस कब हुआ था, कमेंट करके बताएंगे। केशवानंद भारती केस भारत के इतिहास का एक ऐसा केस है, एक ऐसा वाद है, एक ऐसा निर्णय है, एक ऐसा डिसीजन है, एक ऐसा जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के किसी भी हिस्से में, किसी भी भाग में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते संविधान का मूलभूत ढांचा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और ये जजमेंट आया था 1973 में। तो 1973 के जजमेंट में ये बात कही गई, ठीक है। तो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ, क्योंकि केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो भारत के इतिहास में एक बार संशोधन हुआ प्रस्तावना में, देखिएगा। और इसकी एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, क्या भैया ट्रिक है, आपस। क्या ट्रिक है दोस्त, आपस। अब आपस में अ से अखंडता, प से पंथ निरपेक्ष, स से समाजवादी, बढ़िया ट्रिक है। आ से अखंडता, प से पंथ निरपेक्ष, स से समाजवादी, यही तीन शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, ठीक है, यही तीन शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा कि ये तीन शब्द भैया यहां पर जोड़े गए थे, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए कि जो 42वां संशोधन है, एक साथ किया गया सबसे बड़ा संशोधन है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी इस समय, तीसरा आपातकाल इस समय चल रहा था, और सबसे बड़ा संशोधन होने की वजह से इसे लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। और बात को समझिए कि 42वां संशोधन में एक साथ बहुत सारी चीजें शामिल की गई और सबको एक जगह पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। दिल थाम कर बैठिए, बढ़िया तरीके से समझिए इसको, ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको समझिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, बढ़िया तरीके से इसको समझिए, ध्यान दीजिए, देखिएगा भाई, ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद है ना, डीपीएसपी 42वें संशोधन द्वारा, ठीक, क्या क्या हुआ है, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी संशोधन हुआ है ना, और आपका मौलिक कर्तव्यों में भी। देखिएगा कैसे क्या चीजें हैं, ये देखिए अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A क्या कह रहा है ना, सॉरी, इसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हुआ था, मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। अनुच्छेद 39A, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, है ना, हाँ, मतलब क्या, इक्वल जस्टिस एंड, ठीक है, फ्री लीगल एड, ठीक है ना। तो भैया आर्टिकल 39A जोड़ा गया, भाई ये डीपीएसपी ही तो है, ये भी तो डीपीएसपी है ना, ये भी डीपीएसपी है कि नहीं है कि नहीं, ये डीपीएसपी है। तो ये तीनों डीपीएसपी हैं जो यहां पर जोड़े गए, ये तीनों क्या है भैया, ये तीनों यहां पर डीपीएसपी हैं जो जोड़े गए। तो याद रखना पड़ेगा आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A, ये तीनों ही अनुच्छेद जो डीपीएसपी वाले हैं, ये तीनों ही अनुच्छेद 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। आर्टिकल 39A क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। दूसरा आर्टिकल 43A, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का हिस्सा लेना, ठीक है। आर्टिकल 48A, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है ना। तो ध्यान रहे कि ये डीपीएसपी के तीन अनुच्छेद हैं जो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। ये बहुत बड़ी चीज है, क्या,
ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या भैया, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो भाई साहब समवर्ती सूची में क्या किया गया, समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना है। समवर्ती सूची में कितने विषय जोड़े गए, 5 विषय जोड़े गए। कौन कौन से, पक्षियों तथा जानवरों की रक्षा 1 हो गया, बाट तथा माप 2 हो गया, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन 3 हो गया, वन 4 हो गया, शिक्षा 5 हो गया, ठीक है। और यहीं से समवर्ती सूची में विषयों की संख्या बढ़कर 47 से 52 हो गई। तो आपसे क्या पूछ सकता है कि किस वर्ष या कौन से संशोधन द्वारा समवर्ती सूची के विषयों की संख्या बढ़ाकर 52 कर दिया गया, 52 कर दिया गया, ठीक है ना, यहीं पर 52 कर दिया गया, ठीक है, तब से 52 है। मौलिक कर्तव्य तो जोड़े ही गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपको याद है, ठीक है। अब देखिए ये वाला भाग 4A, एक भाग पूरा पूरा जुड़ा, एक पूरा का पूरा भाग 14, सॉरी 4A नहीं 14A, भारत, देखिए 4A तो जुड़ा ही था, मौलिक कर्तव्य, तो 2 भाग ऐसे हैं, संविधान में 2 भाग जोड़े गए इस संशोधन द्वारा। एक तो भाग 4A मौलिक कर्तव्य, दूसरा भाग 14A न्यायिक अधिकरण, जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स, जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स, ठीक है ना। तो जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स जो जोड़े गए भाग 14A में अनुच्छेद 223A और B। अब आपसे ये वाला अनुच्छेद भी तो पूछता है कि न्यायिक अधिकरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 223A और B में, ठीक है ना। हाँ जी, तो इस बात को ध्यान दीजिए, आइए ध्यान देंगे, ठीक है। ये जिसको भी निन्नी आ रही हो ना, माउस चलाने में ज्यादा समय नहीं लगता और उसके बाद इंसान ब्लॉक हो जाता है, फिर आप चाहेंगे भी तो पढ़ नहीं पाएंगे। जिसको निन्नी आ रही है उसको बता रहा हूं, उसके बाद वो आराम से सो सकता है, ठीक है। जो सो गया वो बहुत कुछ खो गया, ठीक है, और वो देखो लो गया, क्या जाएगा करियर जाएगा और क्या खैर चलिए, अनुच्छेद 352 भी इंपॉर्टेंट है भाई। इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में क्या लिखा गया कि राष्ट्रपति पूरे देश में या देश के किसी भी एक हिस्से में आपातकाल लागू कर सकता है, ध्यान रहे, ठीक है भैया। हाँ जी भाई, एक बात बताओ, 2500 लोग लाइव हैं और लाइक अभी मात्र 1000, आपको नहीं लगता कम से कम 2000 लाइक होने चाहिए थे? तो कम से कम अपनी तरफ से तो कंजूसी छोड़ दो, दौड़ाओ जरा। चलो, तो अनुच्छेद 352 आप पढ़ते हैं ना कि भाई आपातकाल, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति पूरे देश में या देश के किसी भी एक हिस्से में भी आपातकाल लागू कर सकता है। मतलब आपातकाल कोई जरूरी नहीं कि पूरे देश में ही लगेगा, जब लगेगा देश के किसी एक हिस्से में भी लग सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो इस चीज को ध्यान देंगे। तो भैया आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा किनारे हो गया हूं, बाकी ये वीके का जीके अंदाज है, दिमाग में भी फंसेगा, ठीक है ना, पेपर में भी छपेगा, हाँ दोनों होने वाला है। आइए, अब ये भी आप जानते हैं कि ये 42वां संशोधन है, अभी 44वां संशोधन जब बताऊंगा तो आप यहां देखेंगे कि यहां 352 में कह रहा है कि देश के किसी हिस्से में भी लगा सकते हैं, और 352 में ही संशोधन हुआ 44वें संशोधन द्वारा, और क्या लिखा गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के बगैर, कैबिनेट की लिखित सहमति के बगैर आपातकाल लागू ही नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब देखिए 44वें संशोधन यहां लिख रहा है ना कि 352 में क्या लिखा गया है, में यह लिखा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही आपातकाल लागू कर सकता है, ठीक है। अब ध्यान देना, पहली बार यह शब्द आया, पहली बार तथा एकमात्र बार यह शब्द, एकमात्र बार यह शब्द आया, ठीक है। तो ये जो शब्द है ये पहली बार भारत के संविधान में आया, ठीक है। भारत के संविधान में इसके पहले यह शब्द था ही नहीं, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी तो पूछ सकता है कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, कैबिनेट। तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द को भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा पहली बार लाया गया, ठीक है ना। हाँ जी, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद करना है। आगे
अनुच्छेद 352 में ये बात तो हुआ ही हुआ, एक और चीज हुई क्या, यह उल्लिखित है ना, में उल्लिखित जो आंतरिक अशांति शब्द है, सशस्त्र विद्रोह, समझ रहे हैं। तो अनुच्छेद 352 में दो संशोधन हुए, एक तो ये कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल की जब तक लिखित सहमति ना मिल जाए राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगाएगा, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगवाया था तो बस आधी रात को फोन कर दिया था कि राष्ट्रपति महोदय आपातकाल लगाइए, बस हो गया, आपातकाल लग गया। ये कोई मजाक चल रहा है क्या, लोकतंत्र है ना। ऐसे कोई आधी रात को कोई प्रधानमंत्री उठेगा और कहेगा राष्ट्रपति को आपातकाल लगा दो, मजाक है कोई, है ना। किसी एक के भरोसे पूरा देश चलेगा, कभी नहीं, चाहे इंदिरा जी हो चाहे मोदी जी हो, कोई भी हो, ठीक है। इसलिए प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री के अकेले कहने पर नहीं होगा, बल्कि प्रधानमंत्री के साथ साथ वो मंत्रिमंडल में कैबिनेट में जो भी 15-20 लोग हैं सबकी लिखित में सहमति चाहिए, लिख कर दो, पेपर पे साइन करके दो, तब राष्ट्रपति लगाएगा। राष्ट्रपति कोई घर का है ना, हाँ, मतलब ऐसे थोड़ा ना कोने में पड़ा है कि फोन किया भाई आपातकाल लगा दो, ठीक है, हाँ जी, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये 44वें संशोधन में लाया गया। और दूसरी बात, 44वें संशोधन में यह भी लिखा गया कि आंतरिक अशांति क्या होती भाई, आंतरिक अशांति क्या है, अंदर से तो हर कोई अशांत है ना। आंतरिक अशांति क्या है, आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा है निश्चित रूप से नहीं ना है, अंदर से तो हर कोई अशांत है, तो क्या इसलिए तुम आपातकाल लगा दोगे, हटाओ इसको, ये नहीं रहेगा, इसकी जगह पर ये ले आओ सशस्त्र विद्रोह। जब तक स्थिति बेकाबू ना हो जाए, जब तक मतलब ऐसी स्थिति हो जाए कि बेकाबू हो गया है, मार लोग हथियार उठाए एक दूसरे को काटे पीटे पड़े हैं और इस तरह से, ठीक है, चीजें मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, तब आपातकाल लगाओ। ऐसी किसी है ना, हाँ, फालतू चीज के लिए, छोटी मोटी चीज के लिए आपातकाल नहीं लगा सकते, ठीक है ना। चलिए, हाँ, अब आगे जो है आर्टिकल की क्लास कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी आज संशोधन वाला हो जाने दीजिए। 52वां संशोधन, ये तो बता ही दिया है कि 52वां संशोधन 1985 में हुआ तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, दल बदल लाया गया, ये तो सबको पता होता है। देखो याद करने का तरीका बताऊं क्या, देखो भाई सीधी सी बात है, ये 52वां संशोधन था 5 दूना 10, क्या होता है 5 दूना, ठीक है। 52वां संशोधन था 5 और 2, 5 दूना 10, तो 10 10वीं अनुसूची, और सुनो कौन सा 10 ना, 10 से 10, 10 से दल बदल, ठीक, खत्म, 10 से 10, 10 से दल बदल, याद हो गया, उसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां है, ठीक है। क्या जब ये पूछता है ना तो लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, समझ रहे हैं, हाँ जी, जब ये पूछता है, ठीक है। तो मामले को समझेंगे, मामले को भाई समझेंगे प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर समझेंगे मामले को। क्या कि पहली बार राजनीतिक दलों को मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। क्या पूछ सकता है कि पहली बार राजनीतिक दलों को मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई, तो इसी के द्वारा। बाकी ये तो बता चुके हैं, 53वां 53वां 55वां और 56वां संशोधन, ठीक है। 53वां और 55वां 1986 में आया था, ठीक है, लेकिन लागू वो भी 1987 में हुआ, और फाइनली 1987 में इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये देखिए 61वां संशोधन तो याद होगा आपको, 61वां संशोधन 1989, मताधिकार की सीमा जो है, उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 1989 में ऐसा हुआ कि यह हुआ कि जो वोटिंग राइट है, जो मताधिकार है, उसकी सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए। अब चालाकी क्या करता है पेपर में पता है, पेपर में ऐसे पूछेगा कि पहली बार किस वर्ष 18 वर्ष के युवाओं ने भी वोट डाला। अब आपको लगेगा ले भाई ये तो कुछ नया पूछ लिया, है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अगली क्लास जो कल होगी वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल की हो जाएगी, कल या तो परसों। देखिए समझ रहे हैं, तो ये चीज तो 1989 में पहली बार 18 वर्ष के युवाओं ने वोट डाला था, ठीक है। आगे 69वां संशोधन 1991, 69वां संशोधन 1991। अब 1991 में जो 69th संशोधन हुआ, इसके तहत क्या हुआ भाई, दिल्ली को एनसीआर घोषित कर दिया गया। दिल्ली को क्या कर दिया, दिल्ली को भाई साहब एनसीआर घोषित कर दिया। एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया और दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा बना दी, ठीक है, हाँ जी। और 70वां संविधान संशोधन पे आइए, ये वाला तो समझ गया आप, 1991 में दिल्ली को एनसीआर घोषित कर दिया, 70 सदस्यीय विधानसभा बना दी, ठीक है। अभी भी लाइक वाला बटन नहीं दबाया है बहुत लोगों का, बहुत नाइंसाफी है भाई साहब। चलो 70वां संविधान संशोधन 1992, दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल समझ रहे हो ना, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। अरे भाई, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोट देते हैं, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लोग वोट देते हैं उनको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। ठीक है ना। तो ध्यान रहे कि इसमें दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल किया गया। ठीक है भाई। चलिए ये देखिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन भाई साहब, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। हाँ जी, देखिए अब भाई 73वां और 74वां संविधान संशोधन पर मोटी मोटा बात समझिए कि यह लागू हुआ था कब भाई साहब? ये लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को, और इसीलिए तो 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाते हैं। इसीलिए तो 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है भैया। ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल। और इधर लागू 1 जून 1993 को हुआ। ठीक है भाई। देखो 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। कैसे दिया है ना? कैसे संवैधानिक दर्जा दिया भैया? वो ऐसे कि भैया पंचायतों के बारे में भाग 9 में प्रॉपर आर्टिकल 243 से 243 तक प्रावधान करके और अनुसूची 11 को जोड़कर 29 विषय इसमें रखकर। समझ रहे हैं ना? हाँ जी। तो सीधा क्वेश्चन कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 73वें संशोधन द्वारा 1992 में। लेकिन ये लागू कब हुआ था? ये 92 में संशोधन हुआ, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। ये याद करना पड़ेगा। और इसके तहत भाई ये आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 243 से 243 तक जोड़ा गया। ऐसे यहां पर है कि भैया क्या हो जाएगा यहां पर? वही कि भैया नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया भाग 9A के तहत। ठीक है। 243P से 243ZG तक अनुसूची 12 जोड़ी गई और 18 विषय रखे गए। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल ले सकते हैं भैया, एकदम बिल्कुल फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये वीके का जीके है, दिमाग में भी छपेगा, पेपर में भी फंसेगा और आप पर भी जचेगा। और इस बार तू नचेगा भाई, एकदम सिलेक्शन लेकर मस्त। पड़ोसी कसम से बहुत जलेगा। चलिए ये बताइए, ये देखिए भाई 84वां संशोधन। अब जरा ध्यान देना, 84वां संशोधन 2001 ये कहता है, 84वां संशोधन 2001 ध्यान देना, ये कहता है कि जो लोकसभा है हमारे देश में 543 सीटें हैं वर्तमान में, अधिकतम 550 हो सकती हैं। और हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जो विधानसभाएं हैं, इनमें जो सीटों की संख्या है ना, ये 2026 तक भाई साहब यही रहेगी जो है, उसके बाद बदलेंगे। ठीक है ना। हाँ जी। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि किस संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों को, ठीक है, 2026 तक यथावत कर दिया गया, मतलब फिक्स कर दिया गया कि भाई 2026 तक नो चेंज। ठीक है। चलिए अब जरा 86वें संशोधन पर आओ। बहुत शानदार संशोधन है, इसके बारे में तो हम आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है। और इस बात का भी विशेष ध्यान देना है कि ये जो संशोधन है, ये जो है अनुच्छेद 21A से जुड़ा है, अनुच्छेद 45 से जुड़ा है, अनुच्छेद 51A से जुड़ा है, क्योंकि इसके तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक बात है ना। तो अनुच्छेद 86वें संविधान, अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा पता है? देखिए इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया? समझ रहे? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया? ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि शिक्षा के अधिकार को इसी संशोधन अधिनियम द्वारा 21A में रखा गया। ये देखिए राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ठीक है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया, क्योंकि 21A तो मौलिक अधिकार में ही है। अनुच्छेद 45 में क्या है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। और अनुच्छेद 51A में क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनके जो गार्जियन हैं, वो शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराएं। समझ रहे हैं? चलिए एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपसे कहता है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना, तो 2002 में बना, 86वें संशोधन द्वारा बना। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? तो 2009 में आया और 2010 में लागू हुआ। यह ध्यान रखना, 2009 में आया, 2010 में लागू हुआ। क्या? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मतलब RTE एक्ट। लेकिन शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? 2002। ये याद रखना, नहीं तो यहां भूल हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगा। हाँ 1 अप्रैल 2010 को एग्जैक्टली।
देखो भाई 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन चलो फिर भी इंपॉर्टेंट है और है ना जरूरी भी है। देखिए अनुच्छेद 338 से जोड़कर इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान हुआ। तो ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता नहीं है, एससी आयोग, एसटी आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग होता नहीं है, एससी आयोग, एसटी आयोग, फिर जो है बैकवर्ड क्लास के लिए आयोग, तो इन तीनों के लिए राष्ट्रीय आयोग है ना, इन तीनों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, ठीक है ना। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे इसके लिए क्या है, अनुच्छेद 338 है, इसके लिए क्या है, अनुच्छेद 338 ए होता है, और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए अनुच्छेद 338 बी होता है। अब बहुत सीधी सी बात है, ये वाला 338 तो पहले से ही था, 338 तो पहले से ही था, ठीक है। 338 ए कब आया है, तो ये आया है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, ठीक बात है भाई। 89th अमेंडमेंट के द्वारा 338 ए आया है, और ये कब आया है, ये आया है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018, सिंपल। तो 102 नंबर के संविधान संशोधन द्वारा बैकवर्ड क्लास के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान हुआ 338 बी के तहत, और 89th के द्वारा है ना 338 ए के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान हुआ, ठीक है ना। हाँ जी, आइए ये देख लीजिए जरा मंत्री परिषद। जो मंत्री परिषद होती है, देखो भैया मंत्री परिषद दो है, मंत्री परिषद दो होती है। एक होती है क्या, एक मंत्री परिषद है किसकी, एक मंत्री परिषद होती है केंद्र की और एक होती है राज्य की। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 ने, 91वें संविधान संशोधन 2003 ने यह प्रावधान कर दिया कि केंद्र की मंत्री परिषद में लोकसभा के 15% से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। मतलब लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, 543 का 15% निकालेंगे 82 आएगा। मतलब जो केंद्र सरकार की मंत्री परिषद है उसमें 82 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, ठीक है। इसी प्रकार से कहा गया कि विधानसभा का 15%, जो राज्यों में जैसे यूपी, बिहार, केरल, कर्नाटक में जो मंत्री परिषद है, तो उस राज्य में जितनी, जैसे मान लीजिए बिहार है तो बिहार में 243 सदस्य हैं, तो बिहार में 243 सदस्य हैं का 15% निकालेंगे 37 आएगा। मतलब बिहार की मंत्री परिषद में 37 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, और यह प्रावधान किया गया 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 जो है यह मंत्री परिषद की मैक्सिमम सदस्य संख्या को लिमिट करता है कि भैया इतने ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना। चलिए 99वां संविधान संशोधन 2014, ये तो आपको याद होना चाहिए, याद करिए, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट काउंसिल, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कोलेजियम प्रणाली द्वारा होती है। कैसे होती है, कोलेजियम प्रणाली द्वारा। ये जो 99वां संविधान संशोधन आया, इस संविधान संशोधन में यह कहा गया कि भाई जो ये एनजीएसी है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट काउंसिल बनाई जाएगी। इस संविधान संशोधन में कहा गया कि एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जाएगा, और ये जिसे कहेगा उसे ही सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज बनाया जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना। हाँ जी, इस बात को ध्यान रखना है आपको कि भैया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, मतलब ये कहा गया 99वें संविधान संशोधन द्वारा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसे कहेगा उसे ही जज बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। लेकिन हम सब जानते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया। यह न्यायिक समीक्षा का भारत के इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत के, भाई आपसे पूछ सकता है कि न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिशियल रिव्यू का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, यही न्यायिक नियुक्ति आयोग को, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया कि भैया ये असंवैधानिक है, और सुप्रीम कोर्ट की है ना स्वतंत्रता को क्या करता है, बाधित करता है, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसने बांग्लादेश के साथ चल रहे 3 बीघा कॉरिडोर विवाद को खत्म कर दिया। मतलब बांग्लादेश के साथ कुछ जमीन का विवाद था, तो हमने इस संशोधन द्वारा कुछ दे दिया, कुछ ले लिया और खत्म कर दिया, ठीक है। हाँ जी, 101वां, भाई 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित था, तो जीएसटी 101वें संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, है ना। और इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, आर्टिकल 279A, और इसके तहत क्या बनाया गया है, जीएसटी परिषद बनाया गया है। यह जीएसटी परिषद ही निर्धारित करती है जीएसटी की दरों को,
ठीक है। और इसमें 33 सदस्य होते हैं और वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है, मतलब जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल में टोटल 34 सदस्य होते हैं, जो कि 279A के तहत गठित किया जाता है। 101वें संशोधन द्वारा इसका प्रावधान किया गया। ठीक है। 102 नंबर का संशोधन 2008 में हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, किसका भैया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। ठीक है, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 338B। ठीक है, इसके तहत वैसे एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 342A। और इसमें क्या रखा गया? पिछड़े वर्गों की सूची, पिछड़े वर्गों की सूची। ठीक है, पिछड़े वर्गों की सूची इसमें रखी गई, पिछड़े वर्गों की सूची इसमें रखी गई। ठीक बात है। तो याद रखेंगे 102 नंबर का संविधान संशोधन ने 338B को रखा, जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना, और 342A को रखा, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों की सूची बनाई गई। ठीक है। 103 नंबर का जो संशोधन है, 103 नंबर का जो संशोधन है, इसको यहां से देखिए। 103वां संविधान संशोधन 2019। इस 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10% आरक्षण दिया गया। किसे? ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों का आरक्षण। ठीक है ना। राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली? 12 जनवरी 2019 को, मतलब इस डेट को यह विधेयक क्या हुआ था? पास हुआ था। ठीक है ना। हाँ जी, पास हुआ था। और अनुच्छेद 15(6) और 16(6) ये दो अनुच्छेद हैं जो इस संशोधन द्वारा जोड़े गए, ताकि ईडब्ल्यूएस को शिक्षा में और रोजगार में आरक्षण दिया जा सके। कितना? 10%। बात समझ रहे हैं ना। तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को 12 जनवरी 2019 को पास किया गया। 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के तहत दिया गया। एज इट इज याद कर लेंगे। ठीक बात है, मजा आ रहा है? बस लाइक वाला बटन दबाने में कंजूसी है। 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2019। यह संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काम क्या किया इस संशोधन ने? पहला काम यह किया कि अनुच्छेद 331 हटा दिया, 333 हटा दिया। क्यों? देखो, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में और अनुच्छेद 333 के तहत विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा और यहां पर राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता था? आंग्ल भारतीयों का मनोनयन किया जाता था, नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस। तो जो एंग्लो इंडियंस है, एंग्लो इंडियन मतलब जो आधे भारतीय हो आधे अंग्रेज हो, मतलब जिनके माता पिता में से एक भारतीय एक अंग्रेज हो, तो ऐसे आंग्ल इंडियन का मनोनयन 331 के तहत लोकसभा में होता था राष्ट्रपति द्वारा, और विधानसभाओं में होता था 333 के तहत राज्यपाल द्वारा। इस संविधान संशोधन ने दोनों को खत्म कर दिया, मतलब 331 और 333 अनुच्छेद को इस संविधान संशोधन ने डिलीट कर दिया, संविधान से हटा दिया। ठीक है ना। और क्या किया इस संविधान संशोधन ने? एक ये महत्वपूर्ण चीज करी। क्या? अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 334 बताता है कि आरक्षण किस डेट तक मिलेगा। जी हां, अभी भी जो हमारे देश में आरक्षण मिल रहा है ना, अनुच्छेद 334 कहता है कि 25 जनवरी 2030 तक मिलेगा। कब तक मिलेगा? 25 जनवरी 2030 तक मिलेगा, है ना। पहले इसमें 25 जनवरी 2020 लिखा हुआ था। जब यह संशोधन हुआ तो 2020 को 2030 बना दिया गया, मतलब 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो आपसे क्या पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण की समय सीमा को 10 साल बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 कर दिया गया? 104वां संविधान संशोधन। समझ गए भैया? चलिए, आई होप कि बढ़िया से समझ में आया। 105वां संविधान संशोधन तो नॉर्मल है, ठीक है ना। हाँ जी, 105वें संविधान संशोधन ने क्या किया कि पिछड़े वर्गों की सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया कुछ मामले में, ठीक है ना। और 106वां संशोधन तो आप जानते हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण, और इसी को क्या कहा गया भाई? इसी को कहा गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या कहा गया इसे? नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसे कहा गया, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये एग्जैक्टली अगस्त 2023 में पास हुआ, और इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। लोकसभा में जो महिलाओं को आरक्षण है वो अनुच्छेद 330 के तहत है, और विधानसभाओं में जो महिलाओं को आरक्षण है
वो अनुच्छेद 332 के तहत है। हालांकि इन्हीं अनुच्छेदों के तहत एससी और एसटी को भी आरक्षण मिला है। तो जो एससी और एसटी को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण होता है वो इन्हीं अनुच्छेदों के तहत है। महिलाओं वाला भी इसी में शामिल कर दिया गया। हाँ, एक बात और, ये अधिनियम केवल पास हुआ है, लागू नहीं हुआ है। महिलाओं को अभी 33% आरक्षण मिला नहीं है। कब मिलेगा भगवान जाने, ठीक है, भगवान मतलब सरकार जाने, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 106वां संविधान संशोधन महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। अब ध्यान दीजिए कि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको कहां मिल जाएगी, फटाफट से टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर जाइए, वहां सर्च करिए। क्या सर्च करिए, विशाल सर एमडी क्लासेस, विशाल सर एमडी क्लासेस सर्च करिए। एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जहां पर 57,000 से ज्यादा साथी होंगे, इसको ज्वाइन करिए। यहीं पर हम आपको कुछ ही देर में पीडीएफ भेज देंगे। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताएंगे, है ना, सभी लोग भाई कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, ये लाइक वाला बटन आपका इंतजार कर रहा है, इसको बिल्कुल भी गलत ना फील कराएं। चलिए सभी लोग लाइक वाइक कर दीजिएगा भैया। बाकी आशा करते हैं कि आपको सेशन पूरा पढ़कर बहुत मजा आया होगा। कमेंट करके बताइएगा प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से कि कैसा लगा। और हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए तो आकर बताइएगा जरूर कि सर आपकी मेहनत सफल हुई, हम झंडा गाड़ के आए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हाँ भाई देखिए, इतने कम समय में जितना मैक्सिमम संशोधन हो सकते थे सब करा दिए, जितने इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। चलिए आभार, धन्यवाद, गुड नाइट।